जान और बेकैफ हो जाएगी। उर्दू शायरी में अमीर खुसरो से लेकर आज तक शायरी का अहम मौजू इश्क ही रहा है। उर्दू शोरा ने इस मौजू को तमाम मौजुआत पर फौकियत दी है। अगर ये कहा जाए कि सियासी और समाजी मौजुआत भी गजल की हुदूद में दाखिल हुए तो इश्क का रंग इख्तियार कर गए। मिसाल के तौर पर सिराजुद्दौला की गिरफ्तारी एक सियासी सानेहा थी, मगर जब गजल का शायर उससे मुतासिर हुआ तो उसने कहा, ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। इस तरह के लातादाद अशार हैं जो गजल के अंदाज में रच बस कर उर्दू के शेरी अदब की जान बन चुके हैं। लिहाजा सिन्फ़े गजल में जिन इनफरादी कैफियत की तस्वीर कशी मिलती है उसमें इश्किया कैफियत बुनियादी हैसियत रखते हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि शायरों ने अपने अपने जमानों में जिन इश्किया कैफियत की तर्जुमानी की है उनमें यकसानियत या यकरंगी की कैफियत नहीं, बल्कि हर एक में इनफरादी खुसूसियत और इम्तियाजी रंग नुमाया है। शायर हुस्न, महबूब, इश्क आशिकी और विसालो फिराक की ही बातें करता है, मगर शायर के अपने तसव्वुरात की बिना पर मानी और मफाहिम तब्दील होते चले जाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखकर गालिब ने कहा था कि हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादओ सागर कहे बगैर। गजल की रिवायत में गुलो बुलबुल, शम्मा ओ परवाना, मैं ओ मैखाना, गुलचीन ओ बागबा, गुलशन ओ सहरा, कैस ओ लैला, फरहाद ओ शीरी, यूसुफ ओ जुलेखा और तूरो मूसा वगैरह न जाने कितने इशारों, तमसीलों और तलमीहों का इस्तेमाल मिलता है। इसके साथ साथ तमाम इश्किया शायरी कुल 3 मरकजी किरदारों पर कायम है, आशिक, माशूक और रकीब। आशिक और माशूक के अलावा रकीब का किरदार भी गजल का ज़ैली किरदार होने के बावजूद बहुत वुसअत लिए हुए है, क्योंकि इसमें हकीकी रकीब के अलावा अगयार, नासे, मोतसिब और हाकिम से लेकर तमाम मुखालिफिन बल्कि पूरी दुनिया इस अहाते में आ जाती है। ये मौजू तकरीबन तमाम शोरा के यहाँ कमोबेश मौजूद है। ये मज़ामीन गजल में अजीब भी नहीं मालूम होते, क्योंकि गजल रिंदों की सिन्फ़े सुखन होने की वजह से अपने मिजाज में भी रिंदी की कैफियत रखती है। गजल की इसी रिंद मिजाजी ने इन मौजुआत को गजल के लिए मुनासिब बना दिया है। वक्त के साथ साथ वो उसकी शेरियात का हिस्सा भी बन गए हैं। गजल में इन मौजुआत का मुहर्रिक वही इश्किया माहौल है जिससे गजल इबारत है। इस इश्किया माहौल ने गजल को अक्ल व शऊर की बजाय जज्बात और एहसासात का तर्जुमान बनाया है। इसीलिए गजल में अक्ल से ज्यादा जज्बात की बातें होती हैं, जुनून और दीवानगी का तस्करा मिलता है। यहाँ तक कि इससे दिलचस्पी इस कदर बढ़ जाती है कि अगर कोई इस राह में हायल हो तो गजल की फिजा उसको बर्दाश्त नहीं करती। इस सूरत में वो अफराद जो अक्ल का दर्ज देते हैं, इश्क मामलाते इश्क की मजम्मत करते हैं, इस राह पर चलने वालों को रोकना चाहते हैं, गजल में उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पर फप्तियां कसी जाती हैं। गजल में ये अफराद नासे, मोतसिब और वाइज वगैरह की सूरत में सामने आते हैं। चुनांचे आशिक को नासे की नसीहत आमेज बातें बिल्कुल नहीं भाती, इसलिए नासे और वाइज का मजाक उड़ाना, उन पर फप्तियां करना आशिक का शिवा है। जाहिर है कि ऐसे मौके पर गजल में शगुफ्तगी और शोखी का माहौल पैदा हो जाता है। क्लासिकी उर्दू शायरी की एक इनफरादियत ये भी है कि हम उससे सीख सकते हैं कि तंज़ो मिजाह को निहायत लतीफ और मुहज़्ज़ब पैराए के वसीले से अदब आलिया का हिस्सा क्यों कर और कैसे बनाया जा सकता है। उर्दू के कदीम असातिज़ाए शेर को रिवायत के तौर पर फारसी के नुमाइंदा शोरा मसलन हाफिज, अनवरी या सादी के शेरी नमूने मिले थे। इस रिवायत में तंज़ो ज़राफ़त के अच्छे नमूने भी मौजूद थे। मसलन वाइजा की जलवा बर मेहराबो मेंबर मी कुनद, चू बखलवत मी रौंदया कारे दिगर मी कुनद, या ए कब के खुश खराम कुजामी रवि बनाज गुर्रा मशो के गुरबे आजिज नमाज कर। लिहाजा इस पसे मंजर में हमें अपने क्लासिकी शायरों का ये लबो लहजा बहुत चौंका देने वाला तो नहीं लगता, लेकिन बात से बात निकालने का फन और एक मजमून को मुख्तलिफ अंदाज में कहने का हुनर उनकी मशाकी और महारत का सबूत देता है। इस मजमून से मुतालिक इब्तदा से आज तक कसरत से अशार कहे गए हैं। मसलन मीर कहते हैं, आम हुक्मे शराब करता हूँ, मोहतसिब को कबाब करता हूँ, यूं भी सर चढ़ता है ऐ नासे कोई मुझसे कि हाय, ऐसे दीवाने को समझाते हैं समझाने की तरह, वो फिरी पलके अगर खप गई जी में वहीं,
رکھنے پڑ جائیں گے وائز تیرے ایمان کے بیچ. وائز شہر تنک آب ہے مانندے حباب, ٹک ہوا لگتی ہے اس کو تو ابھر جاتا ہے. غالب نے کہا تھا حضرت ناسے گرائے دیدہ و دل فرش راہ, کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا. وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو, کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہے دوست ناسے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. داغ کا انداز بیاں دیکھیے کہ اگرچہ بادہ کشی تھی گناہ اے زاہد, تو جو تجھ سے چھین کے پیتا تو کچھ عذاب نہ تھا. ناسے کا جی چلا تھا ہماری طرح مگر الفت کی دیکھ دیکھ کے رفتار رہ گئے. تیرا پیرہن میری باتوں سے ناسے میرا ہی گریباں ہوا چاہتا ہے. ناسے کی گفتگو سے ہوئی بدگمانیاں, ایسا نہ ہو رقیب کا در پردہ یار ہو. زاہد مزہ تو جب ہے عذاب و ثواب کا, دوزخ میں بادہ کش نہ ہو جنت میں تو نہ ہو. امیر مینائی کے اشعار ہیں, باتیں ناصح کی سنی یار کے نظارے کیے, آنکھیں جنت میں رہی کان جہنم میں رہے. تیری مسجد میں وائز خاص ہے اوقات رحمت کے, ہمارے میکدے میں رات دن رحمت برستی ہے. یا جگر کہتے ہیں کہ یہ ہے میکدہ یہاں رند ہے, یہاں ساقی سب کا امام ہے. یہ حرم نہیں ہے شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو, یہاں تنگ دل کا گزر نہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے, جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے. ناسے کم نگاہ سے کون یہ کہہ کے سر کھپائے, رازے شکستگی سمجھ رنگے شکستگی نہ دیکھ. اصغر کے اشعار ہیں, زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا, رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا. نیاز عشق کو سمجھا ہے کیا اے وائز ناداں, ہزاروں بن گئے کعبے جبھی میں نے جہاں رکھ دی. یہ اشعار عشقیہ پس منظر رکھتے ہیں, ان کا محرک ایک عشقیہ ماحول ہی ہے, اس لیے موضوعات غزل کی عام فضا سے نامانوس نہیں, ان کو اس وجہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہ موضوعات غزل کی روایت کا ایک لازمی جز بن گئے ہیں, اور حسن و عشق کے باب میں ان کی اہمیت کم نہیں. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ موضوعات غزل کی عشقیہ روایت کا ایک اہم حصہ ہیں. یہ عشقیہ فضا میں اور شدت پیدا کرتے ہیں, اور ان کے باعث عشقیہ اقدار میں استواری اور ہماگیری پیدا ہوتی ہے. غزل کا ایک بڑا حصہ اسی موضوع کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی پر مشتمل ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اردو غزل کے حسن و عشق کے باب میں عاشق و معشوق کے کردار کے ساتھ رقیب کا کردار بھی بڑی اہمیت اور وسعت کا حامل ہے, کیونکہ اس کے احاطے میں حقیقی رقیب کے ساتھ ساتھ اغیار, ناصح, محتسب اور حاکم سے لے کر تمام مخالفین آ جاتے ہیں. اس مضمون میں شعراء نے شوخی و ظرافت کا عنصر پیدا کیا ہے, اور ایک ہی مضمون میں اپنے تخیل سے کیا کیا جدت پیدا کی گئی ہے اس کا اندازہ ان شعراء کے کلام سے بخوبی ہوا. لہٰذا یہ عشق کا موضوع بھی خود ایک بحر بے کرا ہے جس کی وسعت کا اندازہ ناممکن ہے. بہت شکریہ. بہت خوب محترمہ.